तो कोलोनाइजेशन इन्होंने पीछे किया, मतलब अब जहां जहां इन्होंने गुलाम जिन देशों को बनाया था उसको परोक्ष रूप से गुलाम बनाया। अब अगर तो यूएन क्या था, वो तटस्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो हमेशा यूएस को फेवर करता था, जो भी मतलब यूएसएआईडी वाला यूएस है। जय नमस्कार, मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी। उनका बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। नमस्कार आपको। नमस्कार। जी, और बहुत स्वागत है आपका। मंजरी जी, आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा है और बहुत बड़ा ग्लोबल हम जियो पॉलिटिकल शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद से कई सारी चीज़ें जो हैं हर दिन बहुत फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स होते हैं, तो चर्चा एकदम पुरानी-पुरानी हो जाती है। लेकिन बीते दिनों ये चर्चा चल रही थी कि ब्रिक्स करेंसी आएगी, डी-डॉलराइज़ेशन और ये सारी चीज़ें, जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं आए थे। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दो टूक वार्निंग दी कि अगर आप कोई भी इस तरह का ख्वाब रखते हैं तो आपको 200% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि जो ब्रिक्स है वो इस तरह का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे टैरिफ कितना भी लगाएँ, लेकिन हम लोकल करेंसी को लेकर उन्होंने बात की कि हम उसमें आदान-प्रदान करेंगे, यूपीआई की भी बात हो रही है। और अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस इन सबसे बाहर निकल रहा है, जी20 काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ऐसा होगा कि यूएन का डाउनफॉल होगा और जी20 या फिर ब्रिक्स में से कोई एक यूएन की जगह लेने वाली लेगा, सेंटर स्टेज बोलेंगे, सेंटर स्टेज में इन दोनों में से कोई आएगा, रिप्लेसमेंट यूएन यूनाइटेड नेशंस का होगा। अगर इस पूरी डिबेट को देखें तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है? सबसे पहले ये जानना चाहिए कि यूएन के साथ, यूएन जब बना था तो उसका वो बना था एलाइड फोर्सेस, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू लड़ी थी और वो जीते थे, तो उन्होंने अपनी कॉलोनिज्म को नया रूप दिया और उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन। तो कोलोनाइजेशन इन्होंने पीछे किया, मतलब अब जहां जहां इन्होंने गुलाम जिन देशों को बनाया था उसको परोक्ष रूप से गुलाम बनाया। अब अगर देखें तो विश्व की बंदर बांट हुई थी। आ, नॉर्थ कोरिया रशिया के पाले में, साउथ कोरिया अमेरिका के पाले में, ईस्ट जर्मनी रशिया के पाले में, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के पाले में। इस तरीके से विश्व की बंदर बांट हुई। तो यूएन क्या था, वो तटस्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो हमेशा यूएस को फेवर करता था, जो भी मतलब यूएसएआईडी वाला यूएस है। तो उस सारी चीजों को बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि जब इराक और ईरान में युद्ध हो रहा है तो यूएन तटस्थ देख रहा है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है तो यूएन तटस्थ देख रहा है। इसराइल और पैलेस्टीन में यूएन जो है धीरे धीरे दिखने लगे पैलेस्टीन की साइड। तो यूएन ने इस समय तक आते आते अपनी प्रासंगिकता छोड़ दी। इसका ही वे एक विंग था डब्ल्यूएचओ, अमेरिका उससे निकल गया। इसी का धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि अमेरिका यूएन से भी निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यूएन जो है जब से बना है तब से अब तक इररेलेवेंट हो गया। और ये बात मोदी जी ने अपने उस भाषण में कही थी कि या तो आप अपने वेज को सुधारिए। यूएनएससी में भारत की कोई सीट नहीं है, जबकि शांति स्थापना में, शांति सेना में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का है, प्रेजेंस भारत की है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि या तो आप अपने तरीके बदलिए और इसको सुधारिए, वरना यूएन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज क्या है, मोदी जी कभी लाइन छोटी नहीं करते कोई मिटा करके, अपनी लाइन बड़ी कर देते हैं। इसलिए वो सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया, वो ग्लोबल साउथ के लीडर बने। अब इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है जी20। जी20 अभी क्या है, जो 20 देश है प्लस अफ्रीका के जो 13 देश हैं, तो इसमें टोटल 33 कंट्रीज है। तो ये सबसे बड़ा कंसोर्शियम है इस समय इसके यूएन के बाहर। और धीरे धीरे इसी को एक्सपैंड करके मोदी जी यूएन को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यूएन किसी भी तरह का फैसला लेने में असमर्थ है और जो एड ट्रेड है उसके माध्यम से ये एनार्की ही फैला रहा है। तो ये बेटर है कि ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, सुधर नहीं सकता, ये कंफर्म हो गया।
अब आते हैं करेंसी वगैरह पे। करेंसी अगर आप दूसरी तरीके से स्टैब्लिश करने जाएं तो दिक्कत होगी, कारण हर देश की अपनी करेंसी है और वो उसकी संप्रभुता चाहेगा। तो इस केस में क्या है, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका अपनी करेंसी किन चीजों को बना रहा है, जैसे रबर है, रबर टायर बनाता है, एंड एटलीस्ट टायर गैसकेट्स ये हर जगह लगती है। तो उसके कारण रबर को वो एक कमोडिटी की तरीके से, एंड जैसे कहते हैं ना, पहले काली मिर्च ब्लैक गोल्ड कही जाती थी, फिर पेट्रोल ब्लैक गोल्ड कहा गया, रबर को भी ये एक इस तरह की कमोडिटी बनाना चाह रहे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम इंडिया क्या ऑफर करता है, बार्टर कर लीजिए, रिसोर्स वैल्यूएशन कर लीजिए, गोल्ड बैक करेंसी कर लीजिए, या फिर यूपीआई डिजिटल करेंसी। तो इस तरीके से आकर के चीजें बनाई जा रही हैं। इसको बनने में आने में समय लगेगा, लेकिन चूंकि यूपीआई इस केस में अवेलेबल है और बहुत छोटे डिनोमिनेशन के पेमेंट हो जाते हैं, इसलिए यूपीआई, अच्छा मोदी जी ने इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की है G20 के दौरान, तो ये पॉपुलर हो रहा है। अब डॉलर के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कहिए हॉस्टेज रखने में किया है। जब ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की थी, तो रशिया के डॉलर जब्त कर लिए, वेनेजुएला के कभी कर लिए, कभी इसके डॉलर फ्रीज कर लिए। तो उसके कारण ना एक विश्वसनीयता डॉलर की खत्म हो गई, कि मैंने अब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए डॉलर जोड़े, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो डॉलर फ्रीज हो गए। तो मैं इतने दिन की मैंने मेहनत की, अपनी करेंसी छोड़ करके डॉलर जमा किए, और जब मुझे जरूरत है तो डॉलर खत्म हो गया। सो इस चीज से बचने के लिए हर जना जो है डॉलर को छोड़ना चाह रहा है। ट्रम्प जो टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अभी तक आज भी विश्व में सबसे विश्वसनीय करेंसी कौन सी है, डॉलर है। जो इस समय ब्रिक्स के प्रेसिडेंट है ब्राजील, वो यही कह रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन के लिए कमिटेड है। क्यों? डॉलर को आपने एक वेपन बना दिया है, डॉलर अब एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। तो इसको लोग छोड़ना चाह रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए दूसरी कोई करेंसी नहीं आ रही। रशिया हमेशा से था, उसका रूबल कभी भी डॉलर को चैलेंज नहीं दे पाया। चाइनीज युआन पोस्ट कोविड चाइना को की ओर कोई देखना नहीं चाहता। चौथी पावर भारत है, तो ये आएगा। अब जो यूएन एक ऐसा कंसोर्शियम था जहां अमेरिका की बोलती चलती थी और बाकी किसी की सुनी नहीं जाती थी। अब भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है G20 के नाम पर, जहां पर सबकी सुनी जाएगी। अफ्रीका का एक छोटा सा देश केन्या है, उसकी आवाज भी सुनी जाएगी। तो लोग यहाँ आएंगे या यूएन जाएंगे। हम किसी से नहीं कह रहे आप यूएन छोड़ दीजिए, लेकिन हम सबको मंच पे हमारे समान आने का मौका दे रहे हैं, कि इस प्लेटफॉर्म पे आप और मैं बराबर हैं, क्योंकि आपके जो कंट्री हेड है और हमारा जो कंट्री हेड है, दोनों दोस्त की तरीके से समान रूप से एक लेवल पे बात करेंगे। तो नेचुरली ये चीज हर कंट्री को पसंद आ रही है, और धीरे धीरे इज्जत मिलने के कारण, एक सच्ची दोस्ती मिलने के कारण, अफ्रीका के देशों का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। तो जी। मोदी जी जो चीज दे रहे हैं वो विन विन है, कि आप भी जीते और हम भी जीते। ये पॉपुलैरिटी का कारण है जी। जी, बिल्कुल। और वो जो आपने कही अपनी लंबी लकीर खींचने वाली बात, वो नज़र भी आ रही है कि आप किसी की लकीर मिटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपनी लकीर लंबी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस सब से प्रेज़िडेंट ट्रंप काफ़ी गुस्सा नज़र आए थे बीते दिनों, और उन्होंने जो टैरिफ की बात कही। अब जो ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर कमिटेड टू डी-डॉलराइज़ेशन प्लान नो मैटर व्हाट। अब सवाल ये होता है कि डी-डॉलराइज़ेशन तो हो रहा है, जैसे कि अब कर रहे हैं लोकल करेंसी में, यूपीआई या जैसे भी, उसके बजाय लोकल करेंसी में ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। तो जो प्रेज़िडेंट ट्रंप की धमकी थी टैरिफ्स की, उसका क्या? जो ब्रिक्स नेशन को क्या वो फ़ेस करना पड़ेगा, और उस पर या उसके रिपरकशंस हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यूएस के इंडिया से भी अच्छे रिश्ते हैं, अब रशिया से भी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, दोनों की कोऑपरेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? देखिए,
विश्व डी-डॉलराइजेशन पे फोकस नहीं कर रहा। सारा विश्व अपनी करेंसी को और अपनी कन्वीनियंस को ऊपर लाने में कर रहा है। डॉलर इस सब केस में ऑटोमेटिकली बैक सीट ले रहा है। ठीक एब्सोल्युटली। है। हुँ, ट्रम्प ने जो धमकी दी थी वो दी थी ताकि वो बार्गेन टेबल पे अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सके, दुनिया को एक वार्निंग चली जाए, हुँ, कोई डर जाए, डॉलर ना छोड़े, क्योंकि जैसे जैसे लोग डॉलर छोड़ते जाएंगे अमेरिकन इकोनॉमी पे एक नेचुरल प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ट्रम्प इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, वो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी ट्रम्प की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी ठीक हो जाए, उनको जो भी लॉसेस है उनको कवर करने हैं। ऐसे में अगर डॉलर को डिच किया जाता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो एक प्रेशर टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल की, लोगों ने कन्विंस कर लिया। एंड अब आप देखिए अब सारी धमकी ईयू को दी जा रही है, ब्रिक्स को कोई धमकी नहीं दी जा रही। यूरोपियन यूनियन की तरफ सारे कि यूरोपियन यूनियन बना ही था अमेरिका को धोखा देने के लिए और इन्होंने धोखा दिया है। तो और वो जो चीज थी जिसे कहते थे नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो नेटो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इट इज ट्रम्प वर्सेस ईयू। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं। ईयू की जो हेड है उर्सुला वेंडरलैंड, वो ट्रम्प से दुश्मनी निकाल रही है, वो जेलेंस्की को भड़का रही है, वो सारी चीज एक तरफ आ जाती है। तो ब्रिक्स को अकेला छोड़ दिया गया है कि यू परफॉर्म, यू विन, एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। तो डी डॉलराइजेशन पर फोकस ना करके अपनी चीज को, अपनी लाइन को आगे बढ़ा करके बहुत अच्छी तरीके से ब्रिक्स भी, G20 भी अपना काम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर वो जो पॉइंट्स यूएन नहीं छूता था, वो पॉइंट्स जो है कंट्रीज को कन्वीनियंटली मिल रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल एक कमोडिटी था एंड कमर्शियल कमोडिटी था, रबर एक कमर्शियल कमोडिटी बनेगा। जिसके पास डायमंड है वो डायमंड की बात करेगा, जिसके पास गोल्ड है, गोल्ड बैक करेंसी की बात हो रही है, उन सब की बात करेगा। तो अब बार्टर सिस्टम वर्ल्ड में काफी हद तक आएगा। सेकेंडली गोल्ड बैक करेंसी आएगी। ये जो पेपर करेंसी है इसका चलन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इस तरीके की चीजें आगे बढ़त में आप देखेंगे, धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी एक टर्न लेगी जिसमें कमोडिटीज की वैल्यू, अब जैसे यूरेनियम एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। अभी तक अफ्रीकन कंट्रीज जब ये यूरेनियम को दे रही थी तो थ्रो अवे प्राइस में दे रही थी। किसको? जिन्होंने पास्ट में उनको कॉलोनाइज किया था, उन लोगों को। अब जो वो लोग करेंगे, वो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो उनकी कंट्रीज ऊपर आएंगी, धीरे धीरे उनकी करेंसी की वैल्यू होने लगेगी। अब अगर एक डॉलर के कंपैरिजन में घाना की करेंसी को नापे तो कभी ऊपर नहीं आ पाएगी। लेकिन घाना के रिसोर्सेज में और उनकी डिमांड के ऊपर अगर घाना की करेंसी बेस होगी तो बहुत जल्दी वो राइज करेगी। तो एक जो आर्टिफिशियल मापदंड बना करके रखा गया था ना, वो मापदंड टूट जाएंगे। और जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में रिसोर्सेज की या किसी चीज की कीमत है वो आपकी कंट्री के एफ्लुएंस को करेगी, तो कंट्री भी ऊपर आएगी, जो नागरिक हैं उनकी लाइफ भी बेटर होगी, और डॉलर की हेजेमनी थोड़ी टूटनी जरूरी थी वो भी टूटेगी। जी। मंजरी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करने की बात हुई थी और बहुत पहले से ये बात हो गई थी कि आप जो ब्रिक्स है वो अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, डीडॉलराइजेशन ये वो। अब डायरेक्ट नहीं सही, जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी वो नहीं हो रही, बट इनडायरेक्टली चैलेंज हो रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज किया था, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। इस पे यूनाइटेड नेशंस का या प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रिएक्शन आएगा? वो किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ इस पूरे फोरम से जो अमेरिकन हेजेमनी है वो उसको चैलेंज कर रही है। हम हेजेमनी को कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि ट्रम्प के जितने प्रयास हैं वो हेजेमनी से निकलने के हैं। अगर इन कमोडिटीज को वो नीचे रखना चाहते हैं, इन चीज को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें वही चीज अपनानी पड़ेगी जो अमेरिका का डीप स्टेट वही हथकंडे अपना रहा था। तो हुँ, ट्रम्प इस चीज को नहीं करेंगे। रिसोर्सेस को वो फ्री फ्लो करके आने देंगे, लेकिन हुँ। थोड़ा सा कंट्रोल चाहेंगे कि अमेरिका को जरा सा सस्ता मिल जाए, या फिर मतलब फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दूसरी तरह से तरफ भी थोड़ा ध्यान है।
अफ्रीका को क्रश करके उस पे कंट्रोल रखने के ऊपर ध्यान से ज्यादा ट्रम्प किस चीज पे ध्यान लगाएंगे कि अमेरिका जो है ग्रेट बने, वहां पे फैक्ट्रीज हो, मेड इन अमेरिका जो एक जमाने में विश्व में फेमस स्टेटस था वो वापस आए। तो देखिए, इंसान एक तरफ ध्यान लगा सकता है, या तो दूसरे को दबाने में या खुद को हटाने में, उठाने में। तो मोदी जी की तरीके से ट्रम्प भी वही काम करेंगे कि लाइन अमेरिका की लंबी करो, ताकि और जो है विश्व पे एक पॉजिटिव कंट्रोल आए। और उस पॉजिटिव कंट्रोल के लिए उन्हें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस तरह के देशों को थोड़ी स्वायत्तता देंगे, थोड़ी सी वो लोग लेंगे। सो बात इस तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर 90 दिन के लिए यूएसएआईडी बंद की है, ठीक है, 20 अप्रैल को, बल्कि 19 अप्रैल को वो डेडलाइन पूरी हो रही है। तो अगर ट्रम्प वही हथकंडे अपनाएंगे तो यूएसएआईडी को बंद करने का कोई वो नहीं है। तो ट्रम्प को जो है नई तरीके हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, जिसमें सबके लिए जगह है, सबकी स्वतंत्रता है। डॉलर थोड़ा सा पीछे हटेगा, डिमांड के हिसाब से लेगा, और सबकी तरक्की होगी। सो म्यूचुअल एक्सिस्टेंस पे फेयर लड़ेंगे। और अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं तो आप ये देखेंगे एक क्वाड बनेगा, ट्रम्प, पुतिन, मोदी और नेतन्याहू का। और ये विश्व को साथ लेकर के डीप स्टेट के विरोध में, जिसने आज तक अफ्रीका को गरीब रखा, लैटिन अमेरिका को कभी सैंक्शन, कभी किसी चीज से गरीब रखा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जी, बिल्कुल। जी, और ये काफ़ी समय से आप ये विश्लेषण दे रहे हैं, ये आपका अनुमान कहें या भविष्यवाणी कहें, या आप लगातार बोल रही हैं। यूक्रेन के ऊपर जो मीटिंग हो रही है उसमें ये विश्लेषण सही होता नजर आ रहा है। भारत बिल्कुल, वो सही होता नज़र आ रहा है, वो दिख भी रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि रशिया और अमेरिका को हम कुछ दिन पहले तक ये सोच नहीं सकते थे कि ये दोनों साथ कि आ ये दो सकते हैं। देश साथ में आएंगे। एब्सोल्युटली, अब कॉर्पोरेशन की भी बातें हो रही हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब रशिया अमेरिका साथ आ गए तो फिर बाकी तो आपस में सब दोस्त ही हैं, तो ऐसा फिर तो सारी चीज़ें आसान हो ही जाती हैं। लेकिन डी-डॉलराइज़ेशन को लेकर बड़ी बहस हो रही थी, और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी काफ़ी उनके रिएक्शंस आए थे, ट्वीट्स, और उन्होंने जो बोला, उसको लेकर फिर जो अभी हो रहा है, उसे लग रहा है कि जो उन्होंने बोला था और जो अभी हो रहा है, तो वो कैसे मैच हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था कि ये तो ना हो पाएगा, और आप अगर डी-डॉलराइज़ेशन करने का प्लान करते हैं या सोचते हैं। लेकिन इधर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का भी बयान आ गया है कि नो मैटर व्हाट, हम डी-डॉलराइज़ेशन प्लान को कंटिन्यू रखेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि डी-डॉलराइज़ेशन तो होगा इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली करेंसी ना आए, तो वैसे डी-डॉलराइज़ेशन होगा। और इस सब को कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे, और जो बात मंजरी जी ने कही कि एक पैरेलल सिस्टम जो खड़ा हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें G20 उसकी जगह लेगा या फिर ब्रिक्स लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। या मंजरी जी आप बता दीजिए, इन दोनों में से कौन होने वाला है आपके हिसाब से? अभी कहना मुश्किल है, G20 के संभावना ज्यादा है, बट यू नेवर नो। तो देखते हैं। ये चीज तो मुझे, मेरे लिए भी वेट एंड वॉच है। और ऑफ कोर्स डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी कहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। लेकिन G20 के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, और G20 अच्छा कर रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, कैसे ये जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज होते हैं, जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है उसका असर क्या होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। और जैसे-जैसे आगे डेवलपमेंट्स आएँगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।